हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनस्कूलिफाई। और आज हम लोग उसी चैप्टर को बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आपके यूट्यूब पे वीडियो भी प्रेजेंट है और ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। इसको देखने से पहले हम वो दोनों लेक्चर को पहले देखेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा इस चैप्टर का। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये थर्ड चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, आप जाके पीछे देखोगे तो हमने डिस्कस किया सेल किसको कहते हैं, उसके टाइप्स को डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देखा हम लोगों ने, बैक्टीरिया के बारे में देखा, उसका टाइप्स देखा। और अब हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को देखना, इसको बड़ा बड़ा मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी क्या है, ऐसे समझो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम एक और नाम से जानते। इस फिगर से पहले हम इसको समझते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका बेटा एक और नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ वो समझो। ये उसी चीजों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीजों को हमारे सेल के अंदर आने देगा जिसकी हमारे सेल को जरूरत है, ठीक है। जिस चीज की जरूरत है हमारे सेल को उसी को ये अंदर आने देगा, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि अंदर आने को है। तो देखो इसको कहते क्या हम लोग, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी का नाम दूसरा क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो known as selective permeable membrane। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ऐसे समझो, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते किसको है वो समझते हम लोग पहले। कहता है, आप देखो, मान लो ये हमारे बॉडी का कोई सेल है, ठीक है ना, सेल है। और सेल के बीच में बेटा ये क्या है, हमारा सेल है, और सेल के बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है। तो कहता क्या है कि आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए? लॉन्ग ड्राइव पे, बिल्कुल, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, और लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद बेटा देखना, जब आप अपने रुमाल से अपने पूरे चेहरे को पोछोगे ना तो पूरा काला काला गंदा उसमें लग जाएगा। आखिर वो काला गंदा आया कहां से? कहां से आया वो काला गंदा? तो देखना, हम जब रोड पे चल रहे होते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, आप देखा लड़की लोग कितना मेकअप वेकअप करके चलती है, नहा वहा के चले, और पता चला जब घर से निकले पूरा मेकअप करके कोचिंग पहुंचे, पूरा मेकअप खराब, पूरा गंदा धूल उड़ उड़ के मुंह पे पड़ गया। आखिर ये गंदा हमारे सेल के ऊपर चिपक कैसे गया? तो कहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कृपा है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये उसी चीज को अंदर आने देगा जिसकी हमको जरूरत है। मानो ये हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट है, इनर पार्ट है, ये हमारे सेल का क्या है, इनर पार्ट है। और ये क्या हो गया बेटा, ये है आउटर पार्ट। तो ये बाहर में क्या क्या है, डस्ट भी है ना, एटमॉस्फेयर में डस्ट भी है, O2 भी है, CO2 भी है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं, और भी अदर गैस है। इन सब में हमारे सेल को क्या चाहिए, अब खुद सोचो। इन सब में हमारे सेल को चाहिए बेटा ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे सेल तक पहुंचेगा? ऐसा तो नहीं है। जब हवा चल रही होगी उस हवा के साथ ये सारे चीज आएंगे, ये सारे चीज हमारे सेल के साथ टकराएंगे, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा जिसको हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बाहर ही चिपक के रह जाएंगे बेटा। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कहाँ रह जाएंगे? बाहर में, ये सारे बाहर में, ये सारे डस्ट पार्टिकल बाहर में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझेंगे हम लोग। बिकॉज plasma membrane is known as selective permeable membrane because it only allow
दोज मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा बेटा, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल, ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा जिसकी हमारे सेल को रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। ये छोटा सा देखते हैं बेटा हम लोग, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो समझो। आप ऐसे समझो, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं, इधर हो गया ना, इसको पहले नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब समझो हम क्या करते हैं, इसके फिगर को आपको हम यहां दिखाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो पार्ट होता है। कितना पार्ट है? दो पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टिल। क्या बोलेंगे इसको? टिल बोलेंगे। और ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है, टेल और हेड हो गया। तो ये दोनों तरफ होता है। अगर हम देखें तो नीचे की तरफ भी होगा बेटा, यहां पर भी ऐसे करके प्रेजेंट है ये, और यहां देखो ये क्या हो गया? हेड हो गया। और ये जो हमने ब्लैक कलर का बना रखा है बेटा, ये हो गया टेल। तो देखो हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो फेस होता है। कितना फेस है? दो फेस है। एक ऊपर वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, और एक अंदर वाला फेस है। तो हम क्या बोलेंगे? दो फेस है, एक आउटर फेस और एक इनर फेस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कितना फेस है? दो। एक ये आउटर फेस हो गया और ये क्या हो गया? इनर फेस हो गया। ये इनर फेस हो गया बेटा। और जो हमने ऊपर रेड कलर का बना रखा है ये क्या है? तो ये है आउटर फेस। क्लियर है ना? अब ऐसे अब समझो, तो ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया। अब क्या कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि इसको हम सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं ये भी पता चल गया हम लोगों को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास दो फेस। ये जो हेड है ये कौन से नेचर का होता है? कौन से नेचर का होगा बेटा, जल्दी से बताओ तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड है वो कौन से नेचर का होगा? ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है वो कौन से नेचर का होगा? तो टेल होता है बेटा हाइड्रोफोबिक। कौन सा हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया। अब समझो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यहां समझते हैं बेटा, हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक का मतलब क्या हो गया? लव। जिसको वाटर से प्यार हो उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और एक है हाइड्रोफोबिक। क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब फिर से वाटर हो गया, और फोबिक का मतलब हो गया डर। तो जिसको वाटर से डर लगेगा उसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, और जिसको पानी से प्यार होगा उसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। आप देखो यहाँ पे ये हेड है ना और ये टिल है। अब ये क्लियर हो गया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो फेस है। एक ये वाला फेस है बेटा, ये आउटर फेस हो गया, और एक ये वाला फेस है, ये कैसा फेस है? इनर फेस है। दो फेस है। आउटर वाला फेस कैसा नेचर का हो गया? ये होता है आपको हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो टेल है वो कैसे नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये क्लियर हो गया ना? चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये हेड है, ये हेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये क्या है? हेड। और ये क्या हो गया बेटा? ये है टेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो फेस, हेड और टेल। अभी अभी हमने देखा हेड कैसा नेचर का? हाइड्रोफिलिक। इसको वाटर से प्यार है, इसको वाटर से नफरत है। कुछ बच्चा बोलेगा सर ऐसा कैसे हो गया? पानी तो सबसे ज्यादा यहीं पे प्रेजेंट होता है ना बेटा, यहीं पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप ऐसे समझो जिसके पास जो चीज प्रेजेंट होती है उससे उसको नफरत हो जाती है। अगर मान लो अभी आपको क्या है ना, चावल सब्जी खाने का मन है, आपको रोज चावल सब्जी चावल सब्जी चावल सब्जी दिया जाए, एक दिन आप बोलोगे नहीं अब चावल सब्जी नहीं खाएंगे, पहले तो मन था अब नहीं खाएंगे। तो इसके पास भरपूर वाटर है, और बहुत ज्यादा वाटर होने के कारण इसको वाटर से क्या हो गया? नफरत हो गया। लेकिन इस बेचारे के पास तो वाटर है नहीं,
इसलिए इसको वाटर से प्यार है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड है ये वाटर लविंग होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टेल है ये वाटर फोबिक होता है, वाटर से इसको डर लगता है। ये क्लियर हो गया ना? अब आओ, इसमें 2 प्रोटीन भी होते हैं। इसमें कितने प्रोटीन है बेटा? 2 प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों को समझना। ये देखो, इसको इंटीग्रल प्रोटीन हमने कहा है ना बेटा, इसी को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। इसी को हम और क्या बुलाते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और ये आपको हो गया बाहर का, ये बाहर का, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है? यहां पर प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल प्रोटीन बेटा। ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन लिखा है। अब समझते हैं करता क्या है ये क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है मॉलिक्यूल्स को पास करना। कैसे पास करेगा मॉलिक्यूल को? तो पहले हम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे वो सुनना। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कितने टाइप्स का प्रोटीन है? 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। 2 टाइप्स का प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा। कौन कौन हो गया वो? एक को हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहा हमने? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरे को हमने क्या कहा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहा बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन हो गया ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखो कहां पे है ये? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट है बेटा? जल्दी बोलिएगा। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज प्रेजेंट on the surface of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहां पे प्रेजेंट है बेटा? सरफेस पर प्रेजेंट है। कौन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? तो इंट्रिंसिक प्रोटीन आर पार्शियली, ध्यान देना बेटा, आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एम्बेडेड का मतलब होता है बेटा धंसा हुआ। क्या होता है एम्बेडेड का मतलब? धंसा हुआ। आप यहां से समझो बेटा, ये देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन यही है आपका, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, कंप्लीटली धंसा हुआ है। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पार्शियली धंसा हुआ है ना, आधा। तो हमको क्या पता चला? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है और इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो आधा धंसा हुआ है बेटा या पूरा का पूरा धंसा हुआ है। ठीक है, अभी आपका 9th है ना, तो बहुत ज्यादा मैं डीप में भी नहीं लेके जाऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम आए, बट मैं आपको हाफ लेके चल रहा हूं जिससे आपका काम हो जाए और 11th का भी लगभग कवर अप हो जाए। बहुत डीप में लेके नहीं जाऊंगा। तो आप ऐसे समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को अगर पास करना होगा तो इधर से ही पास करेगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन से। कहां से पास करेगा? इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल को पास करने में भी हेल्प करता है, इसीलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम वाटर चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वाटर चैनल बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा? पता चल गया। इसमें कितने टाइप के प्रोटीन है ये पता चल गया, चला ना। और ये भी पता चला कि कौन से प्रोटीन से वाटर मॉलिक्यूल पास करेगा, तो वो पता चला हमको इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसी को हमने कहा वाटर चैनल बोला। और इसके ऊपर याद रखना बेटा, ये सब ग्लाइकोलिपिड्स है ना, ये सारा चीज प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया ना? तो ये हेड हो गया और ये क्या हो गया? टेल हो गया। ठीक है, चलो लिख लो इसको। हो गया? चलिए, चलो बेटा अब समझो। कह रहा है कि सर एक बात बताओ मुझे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पास करता है ना, बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आता है, तो बाहर से अंदर आ कैसे रहा है? वो एक प्रोसेस है बेटा, डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन है। पहले ऐसे समझो, डिफ्यूजन कहते हैं किसको हम लोग? किसको कहते हैं बेटा डिफ्यूजन? बोलिए तो, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। डिफ्यूजन, दोज मॉलिक्यूल्स या दोज प्रोसेस
through which molecules can pass from higher concentration to, कैसे बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू बेटा लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इसको किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पे गौर से क्या कह रहा है, यहां पे आप समझोगे, यहां पर और यहां पर दोनों में अंतर है बेटा। आप यहां पे गौर करोगे, ये पानी है ना, इस पानी में देखो बहुत सारे क्या प्रेजेंट है आपको, ये वाटर में क्या प्रेजेंट है बेटा, ये सब सॉल्वेंट प्रेजेंट है। आप ऐसे समझो, आपको मैं ऐसे समझाता हूं, ये वाटर हो गया और ये वाटर के अंदर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये सब क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और वाटर को हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्यूट। ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। समझो यहां देखना, ऐसे समझो, पहले एक होता है सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप समझो यहाँ पे सॉल्यूट किसको कहेंगे हम लोग, बताइए तो आप जरा सा। हाँ, आप सॉल्यूट किसी को भी रख लो, सॉल्यूट याद रखना बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट कहते हैं किसको हम लोग, और सॉल्वेंट कौन हो गया, है ना। जरा एक बार गौर करके बताइएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या है, जल्दी कीजिए तो क्या हुआ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे समझो, सॉल्वेंट आपका हमेशा वाटर होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा आपका वाटर होगा। सॉल्वेंट में आप उसी चीज को लेना जिसमें कोई भी चीज डिजॉल्व होने वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट आप ले लो, शुगर को ले लो, है ना, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, ये सब सॉल्यूट है। सॉल्यूट उसी को हम कहेंगे जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे मिट्टी को ले लेते, सॉइल को ले लेते, क्या सॉइल को सॉल्यूट कहेंगे बेटा, नहीं कहेंगे हम लोग। सॉइल को सॉल्यूट हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉइल कभी भी वाटर में डिजॉल्व होगा ही नहीं। बात क्लियर है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सॉल्यूट बुलाते हैं। और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। अब जब ये पूरी आपस में घुल जाएगा और यही आपको क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट में आपका शुगर आ गया, सॉल्ट आ गया, सॉल्वेंट में कौन आ गया, वाटर आ गया। और जब ये दोनों आपस में मिक्स होगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्लियर है ना। अब आप इसको समझने के बाद आप इसको समझ पाएंगे बेटा। अभी मैं आपको यही समझाऊंगा। ये क्लियर हो गया, चलो ये हो गया तो आपको आगे बताते हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए अब समझो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बेटा जार लेते हैं ऐसे, ये एक जार है अपने पास, ये एक और है, अपने पास दो जार है। हमने दो जार ले रखा है, एक को हम ए मान लेते हैं और एक को हम क्या मानते हैं बेटा, बी मानते हैं, ए और बी। अब आगे देखो, हमने क्या किया है, इस जार में पहले हम वाटर डाल देते हैं। इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, ये पूरा ब्लैक कलर का बेटा हमने वाटर बना रखा है, ये पूरा वाटर है। तो वाटर को हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा ना हम लोगों ने, बिल्कुल। और अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं, गौर से देखना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे समझो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो हम क्या करते हैं, 1000 लीटर वाटर लेते हैं। यहां भी कितना वाटर है बेटा, 1000 लीटर वाटर, दोनों में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। अब दोनों में हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं बेटा, क्या मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं 100 kg शुगर, 100 kg चीनी, और इसमें हम मिक्स करते हैं 300 kg शुगर। क्लियर हो गया ना। सॉल्वेंट ये हो गया वाटर, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब आप इसका फाइनल प्रोडक्ट निकालो बेटा, क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। आप सोचो, यहां पर इस दोनों में सॉल्यूट की मात्रा किस में ज्यादा है,
सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है बी में ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा गाढ़ापन किस में आएगा, इसी में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, और ये थोड़ा पतला हो गया ना, क्योंकि इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, तो 900 वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी फ्री है, फ्री है। और यहां पर कितना फ्री है बेटा, यहां पर 700 वाटर मॉलिक्यूल फ्री है। बात क्लियर हो गई ना। आप सोचो वाटर किधर से किधर जाएगा, कहां से कहां जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी दोनों में किसकी ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बहुत तेजी से सॉल्युबिलिटी होगा। तो आप समझो ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल कैसे पास करेगा, ऐसे जाएगा। क्यों गया पता चला, क्योंकि यहां पर वाटर का फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहां पे वाटर का फ्री मॉलिक्यूल कम है। तो जिसके पास ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल वो पास करेगा किधर, जिसके पास फ्री मॉलिक्यूल कम है। दूसरे एग्जांपल से आप समझो ऐसे, एक ले लेते हैं रिवर का पानी, फ्रेश वाटर, एक ले लेते हैं बेटा हम फ्रेश वाटर, और एक ले लेते हैं मरीन वाटर। दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, आप बताओ। बिल्कुल इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मरीन वाटर में नमक ज्यादा है। मरीन वाटर में किसकी संख्या ज्यादा है, सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है। फ्रेश वाटर में सॉल्यूट कम है बेटा। अगर इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट को घुलने की क्षमता किसमें ज्यादा होगी, फ्रेश वाटर में। तो सबसे ज्यादा इस दोनों में कौन पास करेगा, तो हम बोलेंगे फ्रेश वाटर किधर पास करेगा, मरीन वाटर की तरफ पास करेगा। तो इससे क्या पता चला, फ्रेश वाटर के पास सॉल्यूट की मात्रा कम है और मरीन वाटर के पास सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो जिसके पास सॉल्यूट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर हुआ बात। तो सॉल्यूट जिसके पास ज्यादा, फिर से बात सुनना बेटा, जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, तो हमने जो ए और बी बनाया इसमें सॉल्यूट किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है ना, इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है और इसके पास सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है और इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है। तो किधर से किधर पास करेगा, कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात को। तो आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना, सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और जिसमें सॉल्यूट कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी बेटा ज्यादा होगी। तो फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में किसकी क्या ज्यादा है, तो फ्रेश वाटर में सॉल्यूट बहुत कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जबकि मरीन वाटर की बात करेंगे तो मरीन वाटर में क्या है, मरीन वाटर में सॉल्यूट बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। क्लियर हो गया ना, ये बात क्लियर हुआ। तो यहां से क्या पता चलिए, वाटर है ना, इस वाटर में अगर आप गौर करोगे और इसमें गौर करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंसेस पता चल रही है, क्या पता चल रहा है बेटा। आप इसमें देखोगे, इसमें सॉल्यूट ये रहा ना, रेड कलर का सब सॉल्यूट है और यहां भी रेड कलर का सॉल्यूट है। तो यहां पर जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल कम जगह पे, अभी पूरी तरह से घुला नहीं है, यहां पे पूरा घुला हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल की संभावना किधर से किधर होगी, ए टू बी में जाने की। चलिए ये हो गया। आगे देखो बेटा, ये आपको मैंने उसे दिखाया ब्लड वेसल से, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक करके दिखाया हमने। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया ना, इसको मैं पहले इधर दिखाता हूं आपको, एक बार देखो इधर, पहले इधर देखो। तो ऐसे समझो कि कोई फ्रेश वाटर है, ये हमने एक लिया जार, इसके अंदर कैसा वाटर भरा हुआ है बेटा, इसके अंदर भरा हुआ है फ्रेश वाटर। गौर से समझना बेटा, फ्रेश वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर हम लोग एक सेल लेते हैं, ये एक सेल है, इसको हम मान लो फ्रेश वाटर सेल, सॉरी ये मरीन वाटर सेल है बेटा, ये कैसा है, मरीन वाटर सेल। ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया। हमने क्या किया, एक पूरा बंद लिया जिसमें फ्रेश वाटर भरा हुआ और इसके अंदर मरीन सेल। आप बताओ वाटर का कंसंट्रेशन कैसे होगा, वाटर किधर से किधर जाएगा। तो देखो यहां पे आप ये समझो, ये मरीन वाटर है, इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है या कम है, सॉल्यूट ज्यादा है ना, और यहां पर सॉल्यूट क्या है, कम। तो हमेशा हमने क्या कहा, हमेशा हमने कहा कि ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे
जब किसी फ्रेश वाटर में किसी मरीन सेल को रखेंगे तो फ्रेश वाटर की सॉल्यूट कम है, ये तेजी से मूव करेगा और इसके अंदर भरने लगेगा। बात क्लियर हुआ? जिसके कारण ये सेल स्वेल कर जाएगा। ये सेल क्या होगा बेटा? स्वेल कर जाएगा। यहां देखो, यहां गौर से देखना, सॉरी, आप ऐसे समझो, ये वाटर अंदर जा रहा है तो सेल का साइज क्या हो गया? स्वेल हो गया, सेल स्वेल। और ज्यादा अगर फूलेगा तो फट जाएगा एंड ब्रस्ट, मर जाएगा। हमने क्या कहा वो आपने समझा या नहीं समझा? हमने कहा कि हमने एक फ्रेश वाटर का जग लिया, उस फ्रेश वाटर में मरीन सेल को रख दिया। फिर से समझो, फ्रेश वाटर में सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, मरीन सेल में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो हमेशा जिसमें सॉल्यूट कम है वो किधर पास करेगा बेटा? वो अंदर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप किसी फ्रेश वाटर में मरीन सेल को रखोगे उसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब सेल फट जाएगा और ये सेल मर जाएगी। क्लियर हो गया ना? दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा, दूसरे कंडीशन को समझो। हम लोग कंडीशन अब बदल दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ये जग ले रहे हैं, अब इसके अंदर हम मरीन वाटर को भर दे रहे हैं। कैसे वाटर को भर रहे हैं हम लोग? मरीन वाटर को भर रहे हैं। और इस मरीन वाटर में हम लोग जो सेल ले रहे हैं वो फ्रेश वाटर सेल है। ये कहां का रखा हुआ है? ये है बेटा फ्रेश वाटर सेल, फ्रेश वाटर सेल है। अब समझो ऐसे क्या है, फिर से सॉल्यूट किसमें ज्यादा? इसमें। इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो पानी किधर से किधर आएगा? मॉलिक्यूल ऐसे पास करेगा ना। तो हमको क्या पता चला, अगर किसी मरीन वाटर में फ्रेश सेल को रखेंगे तो फ्रेश सेल की सॉल्यूट कम है, उसके पानी को भागने की संख्या ज्यादा है बेटा, तो पानी सेल से बाहर निकलेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में देखो क्या होगा, ये आपका ये हो गया और ये देखना, ये सेल श्रिंक कर गया बेटा, सेल श्रिंक। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये केस ये क्लियर हुआ। तो ये हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक है, दोनों मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर हम मरीन वाटर में किसी फ्रेश सेल को रखेंगे तो क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल पिचक जाएगा। क्लियर है ना एनिमल सेल वाला बात? चलो आगे आगे देखते हैं बेटा। यही यहां पर दिखाया गया बेटा, अब गौर से देखो, यहां देखो, ये हमने ब्लड सेल से ले लिया, ब्लड सेल से वाटर बाहर आ रहा है, ब्लड सेल से वाटर क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कुछ देर में ये ब्लड पचक जाएगा। ऐसा हो गया ना। दूसरा देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? जब सेल के अंदर से, हाइपरटोनिक हो गया जब सेल के अंदर से बेटा वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। अगर हम बात करें आइसोटोनिक की तो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है, जितना पानी अंदर उतना ही बाहर। और ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जहां पे अंदर वाटर जा रहा है। तो तीनों कंडीशन अपने पास है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा? अंदर में ध्यान देना, अंदर में सॉल्यूट कम है। इसके केस में बेटा देखो यहां पे, इसके केस में अंदर में सॉल्यूट की मात्रा क्या है? कम है, सॉल्यूट लेस है। ठीक है। और बाहर में सॉल्यूट क्या है बेटा? बाहर में सॉल्यूट ज्यादा है, मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट। तो हमको पता है हमेशा कि सॉल्यूट तो यहाँ पे कम है, तो लेस से हम कहाँ आएंगे? इधर की तरफ, क्योंकि ये तेजी से मूव करेगा। इसकी बात करेंगे इक्वल है, जितना सॉल्यूट बाहर है बेटा उतना ही सॉल्यूट अंदर भी है। ऐसे केस में सेल बिल्कुल ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, यहां पर क्या है? सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है और बाहर में बेटा सॉल्यूट क्या हो गया? कम हो गया। ऐसे केस में क्या हो रहा है? तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्लियर है ना? तो ये हो गया बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड में इसके बारे में पूछेगा तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा वो समझते हैं हम लोग। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ तो?
इसका जो डेफिनेशन अगर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच मूव फ्रॉम, कहां से कहां? अंदर से बाहर की तरफ ना, तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? The molecules which move from, बेटा ध्यान देना, कहां से कहां मूव कर रहा है? तो सॉल्यूट की मात्रा जिधर कम होगी और एक तरफ क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? दोज मॉलिक्यूल विच मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया ना? अंदर से कहां की ओर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। ऐसे केस में क्या आइसोटोनिक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? द मॉलिक्यूल्स वेयर, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, द प्रोसेस इन विच concentration of water level is equal due to equal amount of solute क्लियर हो गया ना? और यहां पर क्या हो गया बोलो तो, यहां पे the process in which water molecules move from outside to inside, बाहर से अंदर आ रहा है। आप यहां पे बिल्कुल वैसे सिंपल वे में लिख लो, अभी आप 9th में हो बेटा, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख लो ताकि दिक्कत ना आए। द process in which water molecules move from inside to outside of this cell। क्लियर हो गया? इसके केस में सेल फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा बेटा, सेल स्वेल एंड ब्रस्ट, सेल फूलेगा और फट जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये क्लियर है ना? ये वाला, ये तीनों क्लियर हो गया? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया बेटा, इसको नोट आउट कर लो। हो गया? हमारे पास एक और टॉपिक है बेटा, सेल वॉल। क्या है सेल वॉल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, हम सेल वॉल के बारे में देखते हैं। सेल वॉल क्या है पहले बताओ तो बेटा, सेल वॉल है क्या? सेल वॉल ऐसा चीज है जो प्लांट को बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसके आप सोचो ऐसे कि अगर हमको कोई हिट करता है, हम लोगों को कोई एनिमल को हिट करता है तो हमें डायरेक्ट चोट लगेगी, बट हम प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते बेटा, क्योंकि उसके पास मजबूत सेल वॉल है। और सेल वॉल का ऐसे तो 3 लेयर होता है, बट हम लोगों को 2 लेयर देखना है बेटा। 2 लेयर है। पहला लेयर कौन सा हो गया? मिडिल लैमेला। दूसरा कौन सा हो गया बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। और ये हो गया एक सेकेंडरी सेल वॉल। 3 देखेंगे हम लोग, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। पहले ये समझो सेल वॉल है कहां कहां पे। नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और यहां पे क्या हो गया बेटा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, समझो तो। ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या है ना? प्लांट है ना। सबसे पहले बेटा प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है?
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट का जो सेल वॉल है वो मेनली बना होता है बेटा सेल्यूलोज का बना होता है। ये इसमें पैक्टीन भी होगा बेटा, लिग्निन भी होगा बेटा, एंड हेमी सेल्यूलोज भी होता है। प्लांट के सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है पता चला ना। दूसरा आते हैं हम लोग बेटा, दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना होगा, ये बना होगा पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होगा, पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होगा। अगर हम बात करें फंगस का बात करें बेटा, फंगस का बात करें, इसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। अगर आप बात करेंगे यूग्लिना की, इसमें तो सेल वॉल होता नहीं है, बट इन प्लेस ऑफ सेल वॉल पेलिकल प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल, पेलिकल प्रेजेंट होता है, तो इसको भी हटा दो, इन प्लेस ऑफ सेल वॉल। अभी आप इतना याद रखो, होने का तो डायटम्स भी है सिलिका का बना होता है, बट अभी आप उतना डीप नहीं गए हो तो यहां तक समझो। प्लांट का सेल वॉल है ये बैक्टीरिया और ये फंगस है ना, ये तो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे प्लांट के बारे में। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है, जो हमारे बोर्ड पे अभी बेटा हमने अभी लिख रखा है। मेन कॉम्पोनेंट बेटा सेलुलोज होता है, मेन कॉम्पोनेंट क्या हो गया, सेलुलोज होगा, लेकिन लिग्निन भी पाया जाएगा, पैक्टिन भी होगा, हेमी सेलुलोज भी होगा। हम सबका काम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो कर लो, हम क्या लिखेंगे सेल वॉल के बारे में। ये तीन हो गया, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। कौन कौन हो गया अपने पास, कितना हो गया, 3। एक हो गया मिडिल लैमेला, हम लोग यहीं पे लेके चलते हैं। कौन हो गया बेटा, मिडिल लैमेला हो गया। दूसरा क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल हो गया। और तीसरा क्या हो गया बेटा, तीसरा हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। कौन हो गया बेटा, अब एक एक करके इसको देखेंगे हम लोग, एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मिडिल लैमेला है ना, कहता है सबसे पहले अगर सेल वॉल में कोई आएगा तो मिडिल लैमेला आएगा। कौन आएगा, मिडिल लैमेला आएगा। और मिडिल लैमेला जो है ये क्या करता है, तो ये इसके ये बना हुआ होता है बेटा पेप्टोज का। देखो यहाँ पे, ये देखो एक एक करके देखते रहो। सबसे पहले हमारे पास मिडिल लैमेला है, सबसे पहले बेटा मिडिल लैमेला। हम क्या लिखेंगे मिडिल लैमेला के बारे में, सबसे पहले देखेंगे ये किसका बना होता है ना, ये किसका बना होगा बताइए तो। हाँ बोलो जल्दी बोलो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इट इज मेड अप ऑफ, देखना कहता है ये सिक्रीट करता है बेटा एडजेसेंट चीज है ना, तो ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ पैक्टीन। किसका बना होगा, पैक्टीन का बना होगा। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है क्या, चिपचिपा पदार्थ। क्या सिक्रीट करेगा बेटा, चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे मिडिल लैमेला के बारे में, वो देखो। देखो यहाँ पे मिडिल लैमेला के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम पैक्टेज। अब देखो ध्यान से, कहता है ये मिडिल लैमेला है ना, किसका बना हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टोज का। ये क्या सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट गम लाइक स्ट्रक्चर या गम लाइक सब्सटेंस। ये क्या सिक्रीट करेगा बेटा, गम लाइक सब्सटेंस। ये गम लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, which help in adhesion of adjacent layer of cell wall। हम क्या लिखेंगे सुनिएगा, मिडिल लैमेला के बारे में पहला लेयर है, ये मिडिल लैमेला पहला लेयर है। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टोज का। और ये जो पैक्टोज है ना, यही सिक्रीट करता है गम लाइक सब्सटेंस, पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, जो बगल वाले पड़ोसी वाले सेल वॉल को क्या करेगा, अपने में चिपका के रखेगा। ठीक है, इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे तो क्या फंक्शन हो गया हमारे पास, इसका फंक्शन देखो बेटा, ये किस में हेल्प करेगा,
पहला तो पता चल गया ना, चिपकने में। इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, फल को क्या कर रहा है, ये पकने में हेल्प कर रहा है। फल को भी पकने में कौन हेल्प करेगा, मैग्नीशियम। दूसरा आएंगे बेटा हमारे पास, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल क्या करेगा, ये बना होता है बेटा सेलुलोज का और पैक्टीन का। ये प्राइमरी सेल वॉल किसका बना हुआ होगा, ये होगा मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, सेलुलोज एंड पैक्टीन का बना होगा। और ये जो पैक्टीन आप देख रहे हो ना, ये पैक्टीन क्या करता है, ये वाटर को होल्ड करेगा, होल्ड वाटर एंड मेक दिस लेयर फ्लेक्सिबल। इस लेयर को ये क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा बेटा, या स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल से फ्लेक्सिबल बनाएगा। क्लियर हुआ। हम क्या लिखेंगे प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, बिल्कुल प्राइमरी सेल वॉल जो है ये सेलुलोज और पैक्टीन का बना हुआ, ये वाटर को होल्ड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप देखना जितने भी नए नए पार्ट है, जितने भी यंग पार्ट है प्लांट के, जितने भी नए नए पार्ट हैं, उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। और वो लचीलापन किसके कारण आता है, पैक्टीन के कारण आता है। और ये पैक्टीन कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट है। क्लियर है ना। तो ये प्राइमरी सेल वॉल का ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके कुछ और भी फंक्शंस है बेटा, जैसे इसका फंक्शंस देखेंगे तो ये किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन ऑल मेरिस्टेमेटिक पार्ट, जितने भी बेटा मेरिस्टेमेटिक पार्ट हैं प्लांट के, उन सब जगह पे पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया। इसके बाद हम आते हैं बेटा सेकेंडरी सेल वॉल पे आते हैं। देखना ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, ये किसका बना हुआ था जल्दी बताइएगा, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये जो बना हुआ है ये मेडअप ऑफ सेल्यूलोज एंड, बोलना बेटा लिग्निन। सेल्यूलोज और किसका बना हुआ होता है, लिग्निन का बना होगा। और ये जो लिग्निन है ये काफी हार्ड करता है, वाटर को भगाता है। ये क्या करेगा, ये रिमूव वाटर एंड मेक्स ब्रांच हार्ड, हार्ड या टफ। ये क्या करेगा, ब्रांच को हार्ड बनाएगा या टफ बनाएगा। क्लियर है ना। और ये हार्ड और टफ किसके मदद से बन रहा है, इस लिग्निन के कारण। और इस जगह पर सेलुलोज लगभग बेटा डेड हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, डेड हो चुका होता है। तो हमारे पास तीन हो गया ना, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तीनों का फंक्शन क्लियर है ना बेटा, बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे, पहले भी आपको हमने बताया क्योंकि आप 9th क्लास में हो। लेकिन हाँ 9th का हमने कंप्लीट कवरअप कर दिया ताकि आपको 11th में बेसिक्स की जरूरत ना हो। इसको कर लो बेटा। ये S1 S2 S3 जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये आपको 11th में देखना है। लेकिन आप ऐसे जानो कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है उसमें 3 लेयर होते हैं बेटा, फाइबरस होता है, ये S1 S2 और S3 होता है। ये ल्यूमन है, ये खाली स्पेस है, ये वाला ये खाली स्पेस है बेटा, ये खाली स्पेस होगा। ठीक है, चलो न्यूक्लियस अब समझो ऐसे। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में क्या समझेंगे बेटा वो समझना। ये जो न्यूक्लियस है हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये न्यूक्लियस। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इन ईच एंड एवरी सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एक्सेप्ट बेटा आरबीसी। पहले तुम इसी बात को लिखेंगे वो समझोगे। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में एब्सेंट है। ईच सेल ऑफ मैमल्स एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ कैमल एंड लामा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी मेमेलियन आरबीसी हैं उन सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा प्रत्येक मैमल के आरबीसी में, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है कैमल और लामा में। ठीक है ना। अब आओ अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस के पास टोटल बेटा 2 लेयर है।
ये आउटर लेयर हो गया न्यूक्लियस का। आप देखोगे ये न्यूक्लियस का क्या आउटर लेयर है, और ये है बेटा न्यूक्लियस का इनर लेयर। तो न्यूक्लियस के पास टोटल कितना लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, आउटर और इनर लेयर हो गया। और देखो न्यूक्लियस में देख रहे छोटा छोटा पोर है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ये न्यूक्लियर पोर है। क्या है ये, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ये लेयर देख रहे हो ना, ये इन सब के बीच में छोटा छोटा छिद्र है, स्पेस है बेटा, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर हम आएंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा। क्या भरा हुआ होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा, जिसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए बन रहा होगा, वो हम देखेंगे। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर और इनर लेयर हो गया ना, ये दोनों न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप के इरेगुलर होने के कारण किसकी फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर पोर की होती है। तो न्यूक्लियस का पता चल गया कि न्यूक्लियस जितने भी मैमल है उनके आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है कैमल और लामा में। न्यूक्लियस कितने स्ट्रक्चर में बांटा गया, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, तो न्यूक्लियस में देखो क्या क्या है, इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट करता है बेटा, सबसे पहले इसमें आ गया न्यूक्लियर एनवेलप। क्या आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप, जो 2 लेयर से मिलकर बना है। दूसरे पे आएंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया बेटा, ये सब न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप के इरेगुलर होने के कारण देखो किसका फॉर्मेशन हुआ है, न्यूक्लियर पोर का। इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है न्यूक्लियर पोर। अब आते हैं आगे, न्यूक्लियर पोर हो गया ना, इसके अंदर आओ, ये देखो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। क्या है ये, न्यूक्लियोलस। तो ये आ गया, इसके बाद न्यूक्लियोलस आ गया बेटा। न्यूक्लियोलस के बाद आएंगे तो इसके पास क्या है, क्रोमैटिन है। क्या है, क्रोमैटिन। ये 4 चीज इसमें पाया गया। और इसके बाद इसके अंदर भरे होते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो अभी क्या है, अगर हम गौर करेंगे, अब देखो ऐसे, ये मान के चलो बेटा ये न्यूक्लियस हो गया अपना, ये हो गया न्यूक्लियस। तो इसके पास कितना लेयर हो गया, 2 लेयर है ना, एक आउटर लेयर हो गया और एक कौन सा लेयर हो गया, इनर लेयर हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर बेटा बोर्ड में बना हुआ है, गौर से देखना, ये ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको न्यूक्लियस का। और अब समझो इसी के अंदर आपको डीएनए होता है। क्या होगा, डीएनए। ये है आपका डीएनए, और इसी के अंदर क्या बनता है, आपको एक न्यू डीएनए बनेगा। इसी के अंदर होगा बेटा एक न्यू डीएनए। तो हम क्या बोलेंगे, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो यहां पे, अब डीएनए से क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा। आरएनए कहां पे बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है। और अब इस आरएनए से बनता है बेटा प्रोटीन, और ये कंप्लीट आपका हो गया एक सेल। आप ऐसे समझो, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, एक सेल हम लोग लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसे समझो, ये एक सेल हो गया बेटा, ये सेल हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, सेल कह दिया। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया ये। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर डीएनए होगा, ये देखो, ये डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा, एक और डीएनए बनेगा। इस डीएनए से बेटा बनेगा आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। ये क्लियर हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और जब डीएनए से बनेगा आपको बेटा आरएनए, और फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं, इसको देखो पहले, आप देखो बेटा, हम यहां पे आपको बताते हैं। हम एक अलग से एक सेल ले लेते हैं, ये देखो, ये सेल है हमारे पास। आप कहीं का भी सेल ले लो एक्सेप्ट आरबीसी। बेटा आरबीसी को नहीं ले सकते हम लोग। इस सेल के अंदर हम लोग ऐसे करके बेटा बना देते हैं, देखो ऐसे करके हम लोग बना देते हैं न्यूक्लियस। ये देखो, ये क्या है, ये है बेटा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, आपको फिगर से पता चल रहा है ना। ये न्यूक्लियर एनवेलप बना रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियर एनवेलप में कितना लेयर है बेटा, 2 लेयर है। और न्यूक्लियर एनवेलप के इरेगुलर होने के कारण क्या बन गया, न्यूक्लियर पोर बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ये देखो, ये डीएनए है ना,
और डीएनए से ही क्या बनता है, डीएनए बनता है बेटा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनेगा, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डीएनए से आरएनए बना। अब गौर से देखना बेटा, ये मैसेंजर आरएनए है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में, आरएनए का बनने का जो शुरुआत है बेटा वो कहां हुआ था, डीएनए के अंदर। लेकिन आरएनए कंप्लीट बना कहां, सेल न्यूक्लियस के बाहर। अब इस आरएनए से बेटा बनेगा आपको प्रोटीन। तो हमने क्या सीखा यहां से कि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होगा, डीएनए से डीएनए भी बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब डीएनए में यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा, जब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इससे क्या बन गया आपको, आरएनए बन गया। और इसमें ट्रांसलेशन हुआ तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया प्रोटीन। तो हमारा न्यूक्लियस का पता चल गया, ये न्यूक्लियस हमारा क्लियर हो गया। न्यूक्लियस में कितना लेयर है, जर्म पोर किसको बोलेंगे, उसी को न्यूक्लियर पोर बोलेंगे बेटा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। और उस डीएनए से आरएनए कहां बन के आएगा, और आरएनए से कहां प्रोटीन बनेगा। ये क्लियर है ना पूरा, ये आपका हो गया बेटा न्यूक्लियस। अब आगे आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, तो ये है आपका सेल ऑर्गेनेल का। तो ये सेल ऑर्गेनेल हो गया। सेल ऑर्गेनेल के अंदर सारे चीज आते हैं आपको, जितने भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वो सारे चीज आते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी अभी लिखा भी था, तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इनसाइड इट कौन कौन आ गए बताओ तो बेटा फिर से। अभी हमने जस्ट लिखा था, इसके अंदर कौन कौन आ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए, गोल्जी बॉडी आ गए, लाइजोसोम आ गए, और कौन आ गया इसके अंदर, आ गया वैक्यूल्स, है ना। और भी आएंगे इसके अंदर, और कौन कौन आ गया, इसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर आ गया आपको ये सारा चीज। तो कहेंगे इन सबको हमने सेल ऑर्गेनेल के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये सब एक साथ काम करते हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं, ये सब एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं काम करने में। कुछ ऐसे हैं जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन हो गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पैरोक्सीजोम हो गया। इन सबको हमने इसके अंदर नहीं रखा क्योंकि ये तीनों एक साथ काम नहीं करते, ये तीनों अपने मन का काम करते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे सेल के अंदर कौन कौन आया, हमारे सेल के अंदर आया बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, गोल्जी बॉडी आया, लाइजोसोम आया, वैक्यूल्स आया। इस सबको हमने एक साथ क्यों रखा है, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं। और हमने इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये एक साथ काम नहीं करते, अपने से काम करते हैं। ये क्लियर हो गया ना सेल ऑर्गेनेल। चलो अब देखो बेटा, इसके बाद आएंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको ऐसे समझो आप, अगर आप देखोगे गौर से तो पहले तो आप ऐसे समझो बेटा ये आपका न्यूक्लियस है। गौर से देखना, अभी अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, और न्यूक्लियस में कितना लेयर था बेटा, 2 लेयर था। ये कितना लेयर था, 2 लेयर था। ये दोनों लेयर हो गया किसका, न्यूक्लियस का हो गया। क्लियर है ना। अब गौर से देखना, कहता है इसी न्यूक्लियस से ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है बेटा। देखो तो कैसे लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैं आपको बताता हूं बेटा, 1 मिनट देखना है। अभी क्या है, ये है आपका, क्या बनने जा रहा है बेटा, ये बनेगा अब आपका जल्दी से, ये ऐसे करके। आप देखो गौर से, वहां पे फिगर दिया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल फिगर दिया है। ये ऐसे करके हमने बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया। तो क्या कहता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया ब्लू कलर का जो दिख रहा है, और न्यूक्लियर एनवेलप से गौर करना बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है। यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। हम क्या बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, ठीक है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एराइज कहाँ से हुआ, पहले ये बताओ तो। न्यूक्लियर एनवेलप से एराइज हुआ है, क्लियर है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एराइज फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप से एराइज होता है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग, एक बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक बोलेंगे बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन कौन हो गया, रफ हो गया और कौन हो गया, स्मूथ हो गया। अब ऐसे समझो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग रफ बुलाते हैं। और यहां पर एब्सेंट है ना, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है बेटा तो बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के काम को समझो। यहां पे इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका ये सिक्रीट करेगा प्रोटीन। क्या सिक्रीट करता है, ये प्रोटीन सिक्रीट करता है, ये क्लियर है ना। और ये क्या करेगा, ये क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा लिपिड्स। क्या सिक्रीट करेगा, लिपिड्स, फैट एंड सम स्टेरॉइड्स, कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइजेज फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप, क्लियर है ना। न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो में डिवाइड किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने रफ इसलिए बोला क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वो प्रोटीन बनाएगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, वो लिपिड्स बनाएगा, फैट का सिक्रीशन करेगा बेटा। ये क्लियर है ना। चलिए, ये वाला जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना बेटा, ये गोल्जी बॉडी का है। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी का, तो वहां पे ये क्लियर आएगा। ये टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी में बेटा। अब आओ आगे देखना बेटा, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये आइए, ये देखो तो क्या है बेटा, ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम। इसका एक नाम जानना, ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग का मतलब क्या हो गया, आत्महत्या की थैली, हिंदी में बोल सकते हैं आत्महत्या की थैली है। अब देखो ये करता क्या है वो समझो। जब आपके सेल में बहुत सारे डेड सब्सटेंस जमा हो जाएंगे, बहुत सारे डेड सेल जमा हो जाएंगे, तो ये डेवलप करेगा और फट जाएगा। आप ऐसे समझो, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। और इसके अंदर बेटा भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये एसिडिक होता है, कैसा नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा ये। और ये करेगा क्या, इट कैन डिकम्पोज ऑल डेड सेल्स, जितने भी डेड सेल्स हैं उन सबको ये डिकम्पोज कर देगा। कौन, लाइसोसोम। तो क्लियर हो गया ना, ये हमारा लाइसोसोम का था बेटा। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो, अब आते बेटा, ये हो गया ना क्लियर। अब ये आते हम लोग, तो हमारे पास पता चल गया, हमने आज पूरा कंप्लीट कर गया। थर्ड लेक्चर था बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, सारे वीडियो को अच्छे से देखना है और कमेंट भी करना है अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है बताओ तो जल्दी से। सब्सक्राइब करने से ये है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप जल्दी से पढ़ पाओगे। हमारी यही कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाएं, आप जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें।